हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर। उसकी आज लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल या कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब भी हम मान लो एस में, पी में या डी में पढ़ते हैं, सपोज करें डी कोई मैंने क्या लिया, एक ऑर्बिटल लिया, उसमें हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। और उसका हाफ कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन उसका क्या होता है? हाफ होता है। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि मान लो किसी डी ऑर्बिटल के अंदर कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है या कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रेजेंट है। तो वो ज्यादा क्या होता है? स्टेबल क्यों होता है? उसका रीजन आज क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो आज करते हैं हमारा मतलब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए टॉपिक क्या है। सेम कंडीशन स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो देख लीजिए क्या होता है। रूल्स ऑफ जनरल स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लो किसी भी ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो जब भी हम किसी में क्या करेंगे, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो फिल करने पे क्या होगा, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो पहला जो रूल्स हम पढ़ेंगे, पहला रूल कौन सा है? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। तो आपको याद होगा 2015 और 16 के अराउंड एक आईआईटी जी का पेपर था, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि ये क्वेश्चन था, इस वर्ड से क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था देख लीजिए कि व्हाट इज द मीन ऑफ ऑफ-बाउ। ऑप्शन में क्या क्या था इसके? ऑप्शन में था साइंटिस्ट होता है ऑफ-बाउ का, या फिर कोई वर्ड का मतलब ग्रीक वर्ड है, या फिर कोई मान लो लैटिन वर्ड है, या इंग्लिश वर्ड है। चार ऑप्शन मान के चलो। तो इसमें क्या है, चार ऑप्शन में से अधिकतर लोगों ने क्या किया कि ऑफ-बाउ जो है वो क्या है, एक साइंटिस्ट होता है। और वो साइंटिस्ट करके क्या किया उन्होंने, वो वहां से घर आ गए आराम से। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में क्या देखा, ऑफ-बाउ देखते क्या देखा उन्होंने कि साइंटिस्ट होता है, आराम से मस्त घर आके क्या हो गए, सो गए। जब उन्होंने आंसर की इमेज करी तो उनका आंसर क्या था? गलत था। गलत क्यों था? गलत होने का एक कारण था, एक रीजन था। रीजन क्या था कि ऑफ-बाउ जो है वो एक क्या है, ग्रीक वर्ड है, ना कि कोई एक साइंटिस्ट है। मतलब आगे समझाता हूं इस चीज को, देख लीजिए। देखो, द नेम कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड ऑफ बीन। मतलब जो ऑफ-बाउ जो वर्ड आया है वो कहां से आया है? एक ग्रीक वर्ड से आया है। कौन सा वर्ड था वो? ऑफ बीन एक ग्रीक वर्ड था। ठीक है, अब बात करता हूं आगे, देख लीजिए। जिसका मीन क्या होता है? टू बिल्डअप। मतलब किसी भी चीज को बिल्डअप करना क्या कहलाता है? ऑफ, क्या कहलाता है? ऑफ-बाउ कहलाता है। ठीक है, जो कहां से आया? ऑफ बीन से आया। ठीक है, बात करते हूं, आगे चलता हूं। तो देखिए, ऑफ-बाउ जो साइंटिस्ट था उसने क्या बोला था, हमने पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था। क्या बोला था उसने कि हमेशा जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को हमें फिल करना है ऑर्बिटल के अंदर, तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करना है। तो इंक्रीजिंग एनर्जी देख लीजिए यहां पे किसे पढ़ना अपने को? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। साथ के साथ इसके साथ क्या ध्यान रखना है हमें? N+L रूल भी क्या करना है? फॉलो करना है। देख लीजिए यही लिखा हुआ है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करना है। और दूसरा क्या करना है? साथ में हमेशा अप्लाई कौन सा करना है? N+ रूल का, N+L रूल भी क्या करना है हमें? N+L रूल भी क्या करना है? फॉलो करना है। ठीक है, इन दोनों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? आप वो प्रिंसिपल क्या करते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये रूल हम अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूं आगे। देखो आगे नेक्स्ट, आपने ये देखा होगा कि जब भी किसी ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं? हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन फिल करने का एक ऑर्डर होता है। कैसे? यहां से यहां, मतलब इसको मान लिया टॉप, इसको क्या मान लिया हमें? बॉटम। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को हमें टॉप से बॉटम फिल करना है। पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p से 3s में, 3p फिर 4s में, फिर 3d से, ऐसे कंटिन्यूस करते हुए अपन यहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर होता है। ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है पूरा का पूरा, ये दो चीजों पे बेस है। किसपे? एक तो N+L वैल्यू पर, दूसरा किस पे होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बेस पर होता है।
तो किसी भी चीज में हमें इलेक्ट्रॉन या किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज ये रूल क्या करना है, ये स्टेप ये क्या करना है, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो आएगा कौन सा अपना, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है, साइंटिस्ट थे पाउली, यहां वर्ड नहीं है ग्रीक वर्ड, ये क्या है, पाउली क्या है, एक साइंटिस्ट है। इन्होंने अपना रूल दिया, रूल क्या बोलता है देख लीजिए कि मान लो मेरे पास कोई भी ऑर्बिटल है, उसके क्या है, ऑर्बिट है, ये माना कि ये क्या है मेरे पास डी ले लिया मैंने, मुझे इसमें क्या करना है, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा, 7। अब मान लो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर दिया, दूसरा यही वाला, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, अब छठा इलेक्ट्रॉन जब मैं फिल करूंगा तो मैं छठा इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल नहीं करूंगा, ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये गलत हो जाएगा। तो हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं वो देख लीजिए। मान लो मैंने 5 ब्लॉक बनाए, इसमें मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो पहला ऐसे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा मुझे कैसे फिल करना है, अपोजिट स्पिन में फिल करना है। वही लिखा हुआ है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, कौन से, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए किसके, एक ही एटम के अंदर। ठीक है, बात समझ आ गई। तो मतलब कोई भी ऑर्बिटल है उसके अंदर और उसका जो एक ऑर्बिट है उसमें हमें इलेक्ट्रॉन क्या करना है, अलग अलग स्पिन के फिल करने हैं, उनकी चारों क्वांटम नंबर क्या होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। क्वांटम नंबर आपने पढ़ लिया, एन, एल, एम और क्या होता है, एस होता है। ठीक, तो इसमें एस वाला क्या होता है, ये अलग होता है हमेशा, एन, एल, एम तो क्या होता है, सेम भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ आ गई होगी आगे होगी आपको कि आबव और पाउली। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कौन सा अपने पास, होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब आपको पता है आबव ने क्या बोला, आपको पता है पाउली ने क्या बोला। अब हुंड साहब ने क्या बोला था, हुंड साहब ने बोला था कि मान लो कोई भी मेरे पास क्या है, ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन में फिल कर रहा हूं, तो जब इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जब सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसको पेयरिंग करवानी है, पहले पेयरिंग नहीं करवानी। जैसे एग्जांपल की बात करता हूं, देख लो, माना कि ये है, ये एक डी ऑर्बिटल है, ये दूसरा क्या है मेरे पास, एक डी और अलग से, इसके मैंने कॉलम बना लिए, ये 5 कॉलम कर दिए। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो जब मुझे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो इलेक्ट्रॉन मान लो पहला ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा मैंने इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल किया। ठीक, तरीका तो ये है। छठा ऐसे भरेंगे, पाउली ने बोला ही था, सातवां ऐसे, आठवां ऐसे, मान लो 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे, 8 इसमें भरने हैं। अब मुझे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, तो कैसे भरूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। पहले हुंड ने क्या बोला कि सबके अंदर पहले एक एक तो आना चाहिए, उसके बाद पेयरिंग करा सकते हैं। तो इसके लिए ये क्या हो गया, एक गलत ऑप्शन है, क्योंकि इसमें ये वाला क्या है, ब्लैंक मिल रहा है, वो खाली मिल रहा है। और जब भी खाली मिलेगा तो क्या हो गया, हुंड रूल फॉलो नहीं करेगा। हमें पहले पेयरिंग कभी नहीं करानी। पेयरिंग कब कराएंगे, जब वो सब में एक एक क्या होता है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उसके बाद में क्या करवानी है, पेयरिंग करवानी। देख लीजिए आगे, इट स्टेट देयर, वो जो लिखा हुआ हमने जो बोला वही बोल रहा है, ये क्या है, सिंगली फील्ड फर्स्ट इन ऑर्बिट, उसके बाद क्या करनी है, पेयरिंग करवानी। ठीक है, बात करता हूं आगे, देखो डायग्राम भी दिया हुआ है। ये डायग्राम क्या कर रहा है, आपको समझाने के लिए दिया हुआ है कि इसमें देखो इलेक्ट्रॉन जोड़े से फिल कर दिया, पहले इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, फिर इसमें क्या कर दी, लास्ट में पेयरिंग करवा दी। जबकि इस वाले डायग्राम में क्या दिया हुआ है, देखो लास्ट वाला खाली आ गया, जहां खाली आ गया तो मतलब हुंड का रूल फॉलो नहीं करेगा, जो कि मैंने आपको पहले अच्छे से समझा दिया है। बात करता हूं आगे, चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखो नाम याद करते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा हो तो थोड़ा नाम तो सुना ही होगा कि डी ब्लॉक होता क्या है। तो डी ब्लॉक की जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन आता है वो कहां से आता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक से आता है। मैं एलिमेंट लिख रहा हूं, उसके कॉन्फ़िगरेशन भी लिखूंगा, तो देख लो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। पहले तो पहला जो एलिमेंट लिख रहा हूं कौन सा है, स्कैंडियम। क्या है, स्कैंडियम। उसके बाद कौन सा लिखा मैंने यहाँ पे, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक। ठीक है,
ये है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक। अब मुझे मान लो किसी भी, या इसका क्या लिखना है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखना है। अगर मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखना है तो मुझे क्या क्या आना चाहिए, सबसे पहले आबो प्रिंसिपल आना चाहिए। जब आबो प्रिंसिपल मुझे आएगा तो और फिर क्या आना चाहिए, हुंड वाला आना चाहिए, पाउली आना चाहिए। जब तीनों मुझे आएंगे तब तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाऊंगा। अब मान लो ये कितने नंबर पे आता है, ये आता है 21 नंबर पे। मुझे क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखना है। तो सबसे पहले मैं पहले पढ़ा था आबो के अंदर, सबसे पहले क्या आता है 1s 2s, उसके बाद क्या आएगा 2p, उसके बाद क्या आएगा 3s 3p। अब चलो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ये 2 ये 2 ये 6 ये 2 और ये 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो जाते हैं। अब मुझे क्या करना है, कितने बच रहे हैं, मेरे पास 3 बच रहे हैं। तो माना मैंने इलेक्ट्रॉन अगला कौन सा फिल किया, 3d, क्या फिल किया 3d2, और क्या फिल किया मैंने आगे 4s1। 21 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए, आना ये चाहिए था। लेकिन ये क्या है, यहां पे ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि मैंने यहां पे n+l रूल को मिस कर दिया। अब n+l रूल क्या बोलता है कि अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर, मतलब ये क्या है, ये इनमें अगर मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो ऐसे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करूंगा जिसमें n+l की वैल्यू क्या आएगी, लो वैल्यू आती हो। अब लो वैल्यू किसका आती, चेक कर लेते हैं एक बार। मेरे सामने दिया हुआ है 3d, मेरे पास क्या है 4s, ठीक है। अब देख लो 3d के अंदर n की वैल्यू होती है 3 और d के लिए वैल्यू कितनी होती है 2, तो वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, कितनी 5। वैसे ही 4s में निकालूंगा तो 4s में क्या आएगा, n की वैल्यू 4 और s की वैल्यू कितनी होती है 0, तो कितनी आ गई मेरे पास 4 वैल्यू आती है किसकी, n+l की, दोनों ऐड करने पर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, इसकी वैल्यू 5 आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। तो मुझे इलेक्ट्रॉन पहले किसमें फिल करेंगे, जिसमें वैल्यू लो आती हो। तो लो किसमें आएगी 4s में, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा चेंज, यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद क्या आएगा 4s2 और क्या आ गया 3d1। ये सही है क्योंकि ये n+l को रूल क्या करेगा, फॉलो करेगा। जब फॉलो करेगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और क्या सही आएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक, बात करते हैं आगे। स्कैंडियम का क्या हो गया, वैसे ही 3d1, इसका कितना हो गया 3d2, इसका कितना हो गया 3d3, इसका 3d4, ये कितना हो गया 3d5। आपको पता होगा कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, फिर भी बात करते हैं 3d7 3d8 3d9 और ये क्या हो गया 3d10। अब आप बोलोगे कि ये तो पहले ही पढ़ लिया था हमने, आबो प्रिंसिपल पाउली हुंड, ये तो हमने पहले पढ़ लिया था, ये वीडियो क्यों बनाया। तो वीडियो बनाने का एक कारण ये था कि देखिए हम जो पढ़ रहे हैं ना ये 3d4 ये गलत है, ये यहाँ पे 3d4 नहीं आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, मैं यहाँ पे अलग से मेंशन कर देता हूं इस चीज को। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा हमारे पास किसका, क्रोमियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 3d5 4s1 आता है। तो ये क्यों आया, यही तो हमारा टॉपिक था कि अगर किसी ऑर्बिटल का मतलब ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, तो औरों की तुलना में वो क्या है ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। सेम वैसे ही क्या करूंगा, अगर मुझे कॉपर का निकालना होगा ना तो इसका कितना आएगा 3d10 4s1 आता है। तो इन दोनों की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा ये वीडियो बनाया है मैंने। अब ये वीडियो आगे समझ आ गया होगा कि सब कुछ मैटर मैंने क्या किसके लिए पढ़ा है, आपको पूरा अब तक जो पढ़ा हुआ आपको सबको आता है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ आता है। इन दोनों को समझाने के लिए ये वीडियो बनाया गया है ताकि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बात करता हूं आगे की ओर। अब देखो अभी क्या था, हमने क्या पढ़ा 3d4 4s2 आना चाहिए था, आया कितना 3d5 4s1। तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं,
अब रीजन तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही होगा, तो रीजन कौन सा है देख लो। पहला है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। माना सपोज करो, एक कहानी सुनाता हूं आपको। माना आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप किसी बस में जा रहे हो और क्या है, बस के अंदर एक साइड से क्या हो रही है, बारिश आ रही है। क्या आ रही है? एक साइड से बारिश आ रही है, उधर क्या है, विंडो नहीं है, सब क्या है, टूटी हुई विंडो है। मतलब ये बस है, कोई बस के दो आपको पता है बीच में जाने की जगह होती है, एक ये साइड होता है, एक ये वाली साइड होती है। तो एक साइड क्या है, बारिश आ रही है, उधर से क्या है, विंडो खुली हुई है, तो मतलब टूटी हुई है, तो क्या है, पानी अंदर आ रहा है। तो वो जो सारी जो सीट है ना, वो क्या हो गई, भीग गई। अब जब सीट वो भीग गई तो आप उस भीगी हुई सीट पर बैठोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अनसिमेट्रिकल है, आपके अकॉर्डिंग नहीं बैठेगा वो। अब आप कहां बैठोगे? जिधर से वो सूखी हुई सीट है। तो मतलब आपको लाइफ में भी क्या चाहिए, सिमेट्री चाहिए। सिमेट्री की बात करें तो क्या क्या होता है, केमिस्ट्री भी वही है। केमिस्ट्री में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी किसी का रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने पर क्या हो जाएगा, उसके अंदर वो ऐसी चीज ढूंढता है जहां पे क्या होता है, सिमेट्री होती है रिएक्शन करने के लिए। तो मतलब आपको क्या चाहिए, सिमेट्री चाहिए। ठीक है। अब मान के चलो कोई लड़का है, एक और सुनाता हूं ना। मान लो कोई लड़का है, वो क्या है, सुबह 8 बजे उठता है और रात को क्या करता है, 5 बजे, मान लो रात को 8 बजे सो जाता है, मान के चले ना, सुबह सुबह भी 8 बजे उठता है, रात को भी 8 बजे क्या होता है, सो जाता है। सपोज करो वो अभी तो क्या है, पैसों से खूब संपन्न है, खूब पैसा है। मान लो कुछ गरीबी के दिन आए, उसको उठना पड़ रहा है कितने, 6 बजे, और रात को मान लो 10 बजे उसको सोना पड़ रहा है। तो उसकी जो कंफर्ट जोन से उसको क्या हो गया, बाहर निकलना पड़ेगा काम करने के लिए। अब कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, वो क्या गया, डिजर्व नहीं कर पाएगा, मतलब गरीब गरीब हो जाएगा और ज्यादा। तो इसलिए क्या है, सबको क्या चाहिए, सिमेट्री चाहिए होती लाइफ के अंदर। तो आपको भी क्या है, सिमेट्री के लिए केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं, आगे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखो क्या है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। माना एग्जाम्पल देख लीजिए, देखो ना एग्जाम्पल। माना ये क्या है, मेरे पास एक डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। सेम कंडीशन यहां पे 1 2 3 4 5। ठीक। ये किसका है, मान लो ये है मेरे पास किसका, 3D4 की बात कर रहा हूं। ये किसकी बात करूंगा मैं, 3D5 की बात करता हूं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं, या इसको मैं 3D4 की वजह से बोल दूं कि ये क्रोमियम का है। क्रोमियम का नहीं, ऐसे 3D4 ही मान लेता हूं ना, एक बार देख लीजिए। ठीक है, देखो इधर 3D4 का है। अब इसे मान लो ये क्या है, दोनों के दोनों किसके हैं, क्रोमियम के। मान लो ये दोनों के दोनों किसके हैं, क्रोमियम के। अब इसका मान लो पहले होना क्या चाहिए था, 3D क्या होना चाहिए था, 3D4 4s2 होना चाहिए था। तो ये 4s2 भी लिखता हूं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 4 तो इसमें 2 उसमें। वैसे ही क्या करूं, क्रोमियम हमने अब क्या किया, चेंज करने पर 3D5 4s1, ये लिख दिया 4s1 और ये 3D5, तो 1 1 1 1 1 और ये 1। आपको दिख रहा होगा कि ये क्या बना दिया, बनाया कुछ भी नहीं है, ये दिखाने के लिए बताया है कि देखो मान लो यहाँ पे मैं बीच में लाइन खींच दूं, तो लाइन खींचने में इधर क्या दिख रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये खाली पड़ा हुआ है। ठीक। तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा, जबकि यहाँ पे इसमें भी 1 1 1 1 1 और 1, मतलब दिखने में अच्छा हो रहा है। दिखने में अच्छा मतलब सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल होता है मतलब जो चीज अपने को अच्छा दिख रही है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। और जब भी कोई चीज अच्छी दिखती है तो मतलब वो ज्यादा स्टेबल भी होती है। ठीक है। तो ये क्या है, इसीलिए क्या है, ये मोर स्टेबल होता है। पहला रीजन जो आपका ये था। कुछ ये देखो नीचे डायग्राम में दिया हुआ है, तो एक ही बात है। दूसरा क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। क्या है दूसरा रीजन, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सचेंज एनर्जी हमें समझ नहीं है कि एक्सचेंज एनर्जी कहां काम आई। तो इसका एक तरीका बताता हूं आपको। जनरली मान के चलो, आपकी क्लास के अंदर हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की 5 क्लासें लगेगी। आप घर से ये सोच के आए कि आगे 5 क्लासें लगेगी, और मैं सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं अकेला ही पका रहा हूं आपको मैं। ठीक है, मैं अकेला ही पका रहा हूं आपको। पूरे के पूरे मैंने क्या कर दिए, 7 से लेकर 2 बजे तक क्या किया, पूरा मैंने ही पढ़ाया है। तो उसमें क्या है, आपका मनोरंजन होगा ही नहीं। जब मनोरंजन होगा तो आप परेशान हो जाओगे। अब परेशान होगे तो क्या करोगे, 5 जने हैं, उसमें से क्या होगा, मान लो हम टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 1 घंटा में, मतलब कुछ टाइम मैंने पढ़ा दिया, कुछ टाइम दूसरे ने पढ़ा दिया, तीसरे टाइम और ने किसी ने पढ़ा दिया,
तो टाइम किसने पढ़ा दिया, 5वां किसने पढ़ा दिया। मान लो 1-1 घंटे के ये पीरियड है, क्या है आपके पास 1-1 घंटे के पीरियड है, तो 1 घंटा पहले मैं पढ़ा दिया, फिर दूसरा कोई पढ़ा दिया, तीसरा, चौथा, 5वां, फिर बाद में वापस में छठे पीरियड में वापस में आऊंगा। ठीक है, तो ये जो 4 बार मुझे मिले ना 4, ये क्या है मेरे पास एक्सचेंज करने के साधन मिल गए मेरे को, ताकि मैं उस टाइम आराम कर सकूं, सो सकूं, और वापस आपको वापस एनर्जी के साथ वापस अच्छे से क्या कर दूं, केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। अब इसीलिए क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बोलते हैं। देख लो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्या है। द इलेक्ट्रॉन्स इन डिजनरेटेड ऑर्बिटल हैव अ पैरेलल स्पिन, ध्यान रखना पैरेलल स्पिन, एंड आर लाइकली टू मूव अराउंड, उसके चारों तरफ क्या करते हैं, घूम सकते हैं। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी क्या है, जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है ये केवल और केवल हाफ फील्ड में ही लगती है, फुल फील्ड में लागू ही नहीं होती है। मतलब कोई भी ऑर्बिटल अगर हाफ फील्ड होगा तो एक्सचेंज एनर्जी की हम बात करेंगे, जबकि फुल फील्ड के लिए किस बात करेंगे हम, सिमेट्री की बात करते हैं ओनली। ठीक है, बात करते हैं आगे, देखो क्या लिखा हुआ है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्सचेंज अकर व्हेन द ऑर्बिटल आर हाफ और फुल फील्ड। फुल फील्ड की बात नहीं करेंगे ना, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। द स्टेबिलिटी देयरफॉर एट इट्स मैक्सिमम, अगर किसी ऑर्बिटल में हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो उसकी एनर्जी मतलब वो इसकी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्या होगी, वो भी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी। उसका भी एक एग्जांपल मेरे पास दिया हुआ है, देखो यहाँ पे अच्छा एग्जांपल लिखा हुआ है नीचे, देखो देखो यहाँ पे, माना कि इस जगह में हूं मैं, क्या पढ़ाता हूं, केमिस्ट्री, ये यहां कौन पढ़ाएगा, फिजिक्स, यहां कौन पढ़ाएगा, बायोलॉजी, यहां कौन पढ़ाएगा आपको, हिंदी, यहां कौन पढ़ाएगा आपको, सेम कंडीशन, यहां पढ़ाएगा आपको इंग्लिश। तो ठीक है, अब मैं यहां से यहां भी पढ़ा सकता हूं, मान लो किसी दिन मेरी इच्छा हुई तो मैं यहां भी पढ़ा सकता हूं, यहां के बजाय मैं यहां भी पढ़ा सकता हूं, यहां भी पढ़ा सकता हूं, यहां भी पढ़ा सकता हूं। तो मेरे पास क्या है, 4 ऑप्शन और भी है मेरे पास पढ़ाने के। तो ये क्या है यहाँ पे 4 एक्सचेंज बाय। अगर मान लो मेरे को भूल जाते हैं, मान लो मैं तो चलो चेंज कर सकता हूं, कभी मान लो फिजिक्स वाले की इच्छा हुई तो वो क्या करेंगे, आपको 3 जगह उसके पास, या तो पॉसिबल है नहीं, या क्योंकि मान लो ये पीरियड तो मैंने फिक्स कर रखा है, तो यहां तो ये आ ही नहीं सकते, ये कहां जा सकते हैं, आगे वाले में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, इनके पास 3 एक्सचेंज है, इनके पास क्या है, किनके पास, बायोलॉजी के वालों के पास क्या है, 2 एक्सचेंज ऑप्शन है, यहाँ पे और यहाँ पे। वैसे ही क्या है, जो लास्ट वाले हैं कौन से, हिंदी वाले, इनके पास क्या है, एक ऑप्शन है, इंग्लिश वाले को चेंज कर सकते हैं। बात समझ आ गई चीज। मान लो एक दिन आ गया, मैं पढ़ा दिया, केमिस्ट्री क्लास खत्म, फिजिक्स वाले तो जी 4 चेंज कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले अगर मान लो मतलब फिजिक्स पढ़ा दिया आपको, उसके बाद कौन से आएंगे, बायोलॉजी वाले आएंगे, तो वो भी क्या करेंगे, आपको 2 आगे चांस है कि वहां पे आप पीरियड चेंज कर सकते हैं। अगर वो भी पढ़ा के चले गए तो कौन सा बच गया, ये वाले, तो ये कहां कर सकते हैं, इंग्लिश को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं बात करता हूं इस डी ऑर्बिटल के अंदर, तो मैक्सिमम ऑफ एनर्जी कितनी हो जाएगी, चांसेस कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 10। मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो गया, 10 का हो गया। ये किसका है, ये है 3d5 का। ठीक, बात करता हूं अगर मान लो ये 3d4 हो तो क्या होगा, ये वापस में आ गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, देन हिंदी। तो मैं यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से तीन जगह चेंज कर सकता हूं। यहां तो मैं जैन लगेगी तो क्लास ही बंद हो गई, इंग्लिश की क्लास ही बंद हो गई आपके पास, मान लो इंग्लिश वाले सर ही चले गए। ठीक, अब क्या हो गया, मान लो मैंने क्लास ले ली तो कौन सी, ये फिजिक्स वालों की बच गई, तो ये फिजिक्स वाले क्या पढ़ सकते हैं, यहां पढ़ सकते हैं और यहां पढ़ सकते हैं। तो इनके पास 2 एक्सचेंज हो सकते हैं। सेम कंडीशन क्या है यहाँ पे, लास्ट वाली बात करेंगे तो 1 एक्सचेंज है। टोटल कितना एक्सचेंज हो गया, 3, 2 और 1 कितना हो गया, 6 है। मतलब 3d4 इसीलिए क्या है, अनस्टेबल है, लेस स्टेबल है, किसी कंपैरिजन 3d5 की कंपैरिजन। तो ये थी आपकी आज की क्लास, कौन सी, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, और इसी के साथ ये जो चैप्टर था अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो खत्म हो गया है। बाकी बात करते हैं हम इसकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।